वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 27 है यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए 2021 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 16 नवंबर हो गई आज जब ये टेस्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, इंसुलिन के अत्यधिक स्रावण से मधुमेह रोग यानी डायबिटीज़ हो जाता है और प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस यानी वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। पहला गलत है, दूसरा सही है। इंसुलिन के अल्प स्रावण से, अल्प मतलब कम सिक्रेशन से, ना कि अत्यधिक डायबिटीज़ होता है। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, दूसरा सही है। तो दूसरा वाला सही है, पहला गलत है। इंसुलिन हार्मोन्स के अल्प स्रावण से मधुमेह रोग होता है, मतलब पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन। इंसुलिन, ग्लूकेगान और सोमेटोस्टैटिन पता है कहाँ से निकलते हैं? पेनक्रियास से, लेगनहाइज की दीपिका से। तीन बताया था ना, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा से निकलेगा ग्लूकेगॉन, बीटा से निकलेगा इंसुलिन और गामा से निकलेगा सोमेटोस्टेटिन। तो जो इससे निकलता है ना कम, उसी से होता है डायबिटीज़। तो हर साल 14 नवंबर को दुनिया भर में वर्ल्ड डायबिटीज़ डे यानी विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। इस अभियान का उद्देश्य डायबिटीज़ से पीड़ित लोगों की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली नर्सों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और विश्व मधुमेह दिवस 2020 की थीम या विषय क्या है? द नर्स एंड डायबिटीज़। द नर्स एंड डायबिटीज़। स्वर्ण जयंती फेलोशिप योजना से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में बुनियादी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिकों को विशेष सहायता प्रदान करना है। और इस योजना के तहत चयनित वैज्ञानिकों को भारत सरकार के द्वारा 25,000 रुपये प्रति माह की फेलोशिप 5 वर्ष तक प्रदान की जाएगी। 25,000 की धनराशि है या इससे अधिक है? स्वर्ण जयंती फेलोशिप योजना से रिलेटेड ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं और सही पूछा है, इसलिए उत्तर सी हो जाएगा। तो दोनों के दोनों करेक्ट हो गए। तो स्वर्ण जयंती फेलोशिप योजना का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रमुख क्षेत्रों में बुनियादी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिकों को विशेष सहायता प्रदान करना है। तो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। इस योजना के तहत चयनित वैज्ञानिकों को, चयनित मतलब कुछ चयन 4 का कर लिया, 40 का कर लिया, 50 का कर लिया, उनको भारत सरकार के द्वारा 25,000 रुपये प्रति माह यानी हर महीने की फेलोशिप 5 साल तक प्रदान की जाएगी। फेलोशिप के अतिरिक्त इस योजना के तहत उपकरणों, कंप्यूटेशनल सुविधाओं, उपभोग्य सामग्रियों, आकस्मिकताओं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं और अन्य विशेष आवश्यकताओं के लिए अनुदान भी दिया जाएगा। यानी काफ़ी कुछ दिया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में भी तो बहुत खर्चा हो जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना क्या है? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के संदर्भ में विचार करना है। इस योजना को आत्मनिर्भर भारत 3.0 अभियान के एक भाग के रूप में प्रारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य नई नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार खोने वाले सभी संगठित और असंगठित कर्मचारियों को विशेष लाभ प्रदान किया जाएगा। देखिए, इसने तो संगठित असंगठित दोनों को लिख दिया, तो गलत है। संगठित हैं केवल, वो भी सभी नहीं। दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है। तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को आत्मनिर्भर भारत 3.0 के एक भाग के रूप में प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है नई नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ध्यान दीजिएगा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत पंजीकृत संगठनों द्वारा नियुक्त नए संगठित कर्मचारियों को कोविड-19 महामारी के दौरान लाभ मिलेगा। तो नए संगठित कर्मचारियों को, असंगठित तो है ही नहीं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यदि नए कर्मचारियों की भर्ती करते हैं या पहले जो नौकरी खो चुके हैं वे कर्मचारी इस योजना के तहत कुछ लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। ठीक है, तो गलत है, संगठित असंगठित दोनों लिख रखा है दूसरा वाला स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो 4 स्टेटमेंट है ये, एक पक्का गलत होगा कोई ना कोई, क्योंकि कोई ऑप्शन ऐसा तो ऑप्शन इसमें है नहीं कि उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, विदेशी अंशदान को नियंत्रित करने के उद्देश्य से इस अधिनियम को सबसे पहले वर्ष 1976 में अधिनियमित किया गया था।
कोई भी गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ विदेशी अंशदान की 20% से अधिक राशि का इस्तेमाल प्रशासनिक खर्चे पर नहीं कर सकता। अब यहाँ गलत कराने के लिए तो 20 की जगह 50 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। यह अधिनियम यदि अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई संगठन किसी भी तरह से सक्रिय राजनीति में भाग लेता है तो उन्हें केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक समूह माना जाएगा। ध्यान से सुनते रहिएगा। किसी भी संगठन के लिए अधिनियम के तहत स्वयं को पंजीकृत कराने हेतु कम से कम 5 वर्ष के लिए अस्तित्व में होना आवश्यक है। ध्यान से सुन लीजिएगा। किसी भी संगठन के लिए अधिनियम के तहत स्वयं को पंजीकृत कराना है तो कम से कम 5 वर्ष के लिए अस्तित्व में होना आवश्यक है। यही गलत है डी वाला। 5 वर्ष ज़्यादा है कुछ, कम से कम 3 वर्ष तक जो है अस्तित्व में होना आवश्यक है। तो गलत पूछा तो डी गलत अपना। तो विदेशी अंशदान को नियंत्रित करने के उद्देश्य से विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA को सबसे पहले 1976 में अधिनियमित किया गया। किसी भी संगठन के लिए अधिनियम के तहत स्वयं को पंजीकृत कराने हेतु कम से कम 3 वर्ष के लिए अस्तित्व में होना आवश्यक है। ठीक है, 3 वर्ष ना कि 5 वर्ष। यदि अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई संगठन किसी भी तरह से सक्रिय राजनीति में भाग लेता है तो उन्हें केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक समूह माना जाएगा। कोई भी गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ विदेशी अंशदान की 20% से अधिक राशि का इस्तेमाल प्रशासनिक खर्चे पर नहीं कर सकता। ठीक है। आर्द्रभूमि से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? आर्द्रभूमि जल एवं स्थल के मध्य संक्रमण क्षेत्र होता है। आर्द्रभूमि जैव विविधता की दृष्टि से एक समृद्ध क्षेत्र होता है। भारत में आर्द्रभूमि ठंडे और शुष्क इलाकों तक सीमित है। आर्द्रभूमि क्षेत्र वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा रहता है। ये सीमित जो स्टेटमेंट को करता है शब्द या केवल, ये गलत हो जाते हैं, गलत है यहाँ पर, सी गलत है यहाँ पर। तो देखिए, आर्द्रभूमि जल एवं स्थल का मध्य संक्रमण क्षेत्र होता है, मध्य संक्रमण क्षेत्र होता है। आर्द्रभूमि जैव विविधता की दृष्टि से एक समृद्ध क्षेत्र होता है। इन्हें मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभक्त किया जाता है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में। सागर तटीय आर्द्रभूमि, अंतःस्थलीय आर्द्रभूमि। आर्द्रभूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। आर्द्रभूमि क्षेत्र जो है वो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा रहता है। भारत में आर्द्रभूमि ठंडे और शुष्क इलाकों से लेकर मध्य भारत में कटिबंधीय मानसूनी इलाकों एवं दक्षिण में नमी वाले इलाकों तक फैली हुई है। आर्द्रभूमियाँ पृथ्वी के सभी पौधों और जानवरों की 40% प्रजातियाँ आर्द्रभूमि पर आधारित हैं। ठीक है। ये पूरा ही गलत है यहाँ तक, मतलब एक्स्ट्रा है। देखिए, पौधों और जानवरों की 40% प्रजातियां आर्द्र भूमि पर आधारित हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आदिम जनजाति समूह पीटीजीएस ढेबर आयोग द्वारा बनाया गया था। ओडिशा में सबसे अधिक सुभेद पीटीजीएस यानी आदिम जनजाति समूह पाए जाते हैं। सही है क्या स्टेटमेंट ये वाला, दूसरा वाला? उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है या झारखंड में या मध्य प्रदेश में या फिर कहीं और? देखिए, करेक्ट है ढेबर आयोग, और दूसरा भी सही है, उड़ीसा में ही है सबसे अधिक 75, मतलब कुल 75 है जिनमें सबसे ज़्यादा जो है उड़ीसा में है। तो दोनों के दोनों सही हैं। तो 1973 में ढेबर आयोग ने, कौन सा आयोग? ढेबर आयोग ने कुछ जनजातियों को जनजातीय समूहों के बीच उनकी अधिक भेद्यता और पिछड़ेपन के आधार पर आदिम जनजाति समूह यानी प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स पीटीजीएस नामक श्रेणी का विचार दिया उन्होंने। वर्ष 2006 में भारत सरकार ने पीटीजीएस का विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के रूप में पुनर्नामकरण किया। पीटीजीएस में वर्तमान में 75 जनजातीय समूह को शामिल किया गया है, टोटल 75, जिनकी पहचान निम्न मानदंडों के आधार पर की गई है। वन निर्भर आजीविका उनकी कैसी है, और अस्तित्व का पूर्व कृषि स्तर कैसा, उनके स्थिर या घटती जनसंख्या। ठीक है, यह है 3 पॉइंट। देखिए, ऐसे समूह की प्रमुख विशेषताओं में एक आदिम कृषि प्रणाली का प्रश्न,
शिकार और खाद्य संग्रहण का अभ्यास, शून्य या नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि, अन्य जनजाति समूहों की तुलना में साक्षरता का अत्यंत निम्न स्तर आदि शामिल होता है सब कुछ ये। 75 सूचीबद्ध पीबीटीजीएस में सबसे अधिक संख्या उड़ीसा राज्य की है, कितनी, 13 है इसमें। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 12 हैं, बिहार और झारखंड को मिला दें तो 9 हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिला दें तो 7 हैं, तमिलनाडु में 6 हैं, केरल और गुजरात दोनों में 5-5 हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाए, उड़ीसा सबसे ज़्यादा, उससे कम है आंध्र प्रदेश, उसके बाद बिहार झारखंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप, द्वीप का नाम है वेलिंगटन, कहाँ स्थित है? वेलिंगटन, लॉर्ड वेलिंगटन, नाम याद आ रहा है कुछ? अंडमान निकोबार लगाकर गलत मत कर देना इसको। असम, केरल उत्तर है इसका, क्या है? केरल, डी। तो देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा कोची स्थित वेलिंगटन द्वीप पर फिट इंडिया और गो ग्रीन नामक 2 पहलों का आयोजन किया गया। वेलिंगटन द्वीप भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम यानी मानव निर्मित द्वीप है। यह द्वीप केरल में अवस्थित वेम्बनाड झील का एक हिस्सा है। वेलिंगटन द्वीप कोची बंदरगाह के साथ साथ भारतीय नौसेना की कोची नौसेना बेस के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसका नाम वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन के नाम पर रखा गया था और उनके ही शासनकाल में वर्ष 1936 में समस्त विश्व के साथ ब्रिटिश भारत के व्यापार संबंधों को सुधारने के लिए इसे कृत्रिम रूप से बनाया गया था। तो इन गवर्नर जनरल्स के नाम इंडिया में 2-3 चीज़ें हैं, जैसे केरल का लॉर्ड वेलिंगटन द्वीप हो गया और हिमाचल प्रदेश में डलहौजी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत के जियो केमिकल बेसलाइन एटलस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जियो केमिकल बेसलाइन एटलस, यह मिट्टी में रासायनिक तत्वों के संकेंद्रण और वितरण का दस्तावेज है। क्या है? मिट्टी में रासायनिक तत्वों के संकेंद्रण और वितरण का दस्तावेज है। यह पहली बार वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद यानी CSIR द्वारा 2019 में जारी किया गया था। बताइए कौन सा करेक्ट है? जियोकेमिकल बेसलाइन एटलस, यह मिट्टी में रासायनिक तत्वों के संकेंद्रण और वितरण का दस्तावेज है, करेक्ट है। यह पहली बार वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद यानी CSIR द्वारा 2019 में जारी किया गया था, यानी पिछले ही वर्ष। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो भारत का पहला जियोकेमिकल बेसलाइन एटलस जारी किया गया और इस एटलस में लगभग 45 मानचित्र शामिल हैं, जिनमें देश में मृदा की सतह और उसके नीचे की धातु ऑक्साइड एवं तत्वों के बारे में जानकारी उपलब्ध है। ठीक है, तो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। यह जो एटलस है वो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के तहत कार्यरत राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी किया गया है। तो करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। देखिए, इस एटलस का उपयोग नीति निर्माताओं द्वारा पर्यावरणीय क्षति का आकलन करने हेतु किया जाएगा। पृथ्वी की सतह पर होने वाली रासायनिक संरचना और परिवर्तन के आकलन में यह जानकारी जो है देश की भावी पीढ़ी के लिए सहायक होगी। पृथ्वी की सतह पर होने वाले रासायनिक संरचना और परिवर्तन के आकलन में यह जानकारी देश की भावी पीढ़ियों के लिए सहायक होगी। ये 2 बार हो गया क्या? ये जो मानचित्र हैं उद्योगों या अन्य निकायों से निकलने वाले संदूषकों के कारण भविष्य में प्रदूषण स्तर का पता लगाने में भी सहायक सिद्ध होंगे। जियोकेमिकल बेसलाइन एटलस। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। खबरों में देखा गया देवचा पंचमी कोयला ब्लॉक। देवचा पंचमी कोयला ब्लॉक भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? देवचा पंचमी कोयला ब्लॉक लद्दाख में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, झारखंड में नहीं है, यह है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो बीरभूम कोयला क्षेत्र का देवचा पंचमी कोयला ब्लॉक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला ब्लॉक है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कोयला भंडार की क्षमता के कारण यह एशिया का सबसे बड़ा कोयला ब्लॉक है। यह पश्चिम बंगाल की सबसे नई कोयला खाद्यान है। बीरभूम कोयला क्षेत्र में प्रस्तावित खनन परियोजना हाल ही में इस क्षेत्र के लोगों की अपेक्षित पर्यावरणीय चिंताओं और विस्थापन के कारण चर्चा में रही, इसलिए पूछा गया है ये प्रश्न। अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या से देश
बेनेलक्स यूनियन के सदस्य हैं। कौन से देश इसमें सॉरी बेनेलक्स बेनेलक्स बोला ना, बेनेलक्स 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 यूनियन के सदस्य हैं। बेल्जियम बेनेलक्स यूनियन का सदस्य है, लग्जमबर्ग बेनेलक्स यूनियन का सदस्य है, नीदरलैंड बेनेलक्स यूनियन का सदस्य है, लेकिन नॉर्वे नहीं है। तो 4 को एलिमिनेट कर दीजिए, 1 कट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। 1 2 3। तो देखिए बेनेलक्स यूनियन एक राजनीतिक आर्थिक संघ है। क्या है? राजनीतिक आर्थिक संघ, जिसे बेनेलक्स के रूप में भी जाना जाता है। यह पश्चिम यूरोप के 3 पड़ोसी राज्यों बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग का औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी सहयोग मंच है। तो नॉर्वे इसमें शामिल नहीं है। वर्ष 1958 में बेनेलक्स आर्थिक संघ की संधि पर हस्ताक्षर किए गए और यानी 2 साल के बाद 1960 में यह प्रभाव में आया। बेनेलक्स पहला पूर्णतः मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाजार बन गया है। ठीक है, इसलिए न्यूज़ में है। पहला पूर्णतः मुक्त अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजार बन गया है। बेनेलक्स जो है पहला पूर्णतः मुक्त अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजार बन गया है, याद रखना। लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और बेल्जियम राजनीतिक आर्थिक संघ। तो ये सारे के सारे करंट से रिलेटेड 10 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लेना 1 से 2 बार। धन्यवाद। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 27 तक पहुँच सकते हो और 500 तक लेकर जाएंगे इनको। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले तक। धन्यवाद।